हेलो दोस्तों। आज का वीडियो जिन्न के बारे में है दोस्तों। मुस्लिम समाज की बिस्बास के अनुसार जिन्न या जिन्नात एक ऐसी ताकत है जो साधारण इंसान से परे है। ये जिन्न बहुत ही शक्तिशाली और मायावी होता है। जिन्न भी भूत प्रेत की तरह भटकती रूह की श्रेणी में आता है। जिन्न भी एक आत्मा है, लेकिन वास्तव में जिन्न है या नहीं और इसका सही में इस दुनिया में कोई अस्तित्व है कि नहीं, इसे लेकर आज भी कोई लोगों की अंदर संदेह का विषय है और लोगों की ये शक जिन्नात को और भी रहस्यमय साबित करता है। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको एक डरावनी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी जिन्न की है और मेरे जीवन में उनका आगमन कैसे हुआ और कैसे वे मेरे जीवन को पूरी तरह से उलझा दिया, उसे आपको सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मेरे परिवार और मैं अपने नाना नानी के घर जा रहे थे। हमारे नाना नानी का घर गांव के किनारे पर था और वहां की शांति और हरियाली हमें बहुत प्रिय थी। हम वहां बचपन में बहुत समय बिताते थे और इस बार भी हम वही सुंदर यादें बनाने के लिए जा रहे थे। गांव पहुंचकर हमने अपने नाना नानी को बड़े प्यार से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। उनका घर हमेशा ध्यान से देखभाल किया गया था और वह अब भी बहुत ही खूबसूरत था। जिन्न के साथ साथ वहां एक बड़ा हाड़ी पीढ़ी पेड्ड भी था जिसका साया घर के ऊपर छाया बनाता था। हाड़ी पीढ़ी पेड्डाच का माहौल बहुत ही शांत और प्राकृतिक था और हम सभी वहां की शांति का आनंद लेते थे। हमारे परिवार के अफसर पिता, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई भी साथ थे और हम सभी नाना नानी के साथ खुशियों से समय बिता रहे थे। एक शाम तक सभी थक कर सो गए, लेकिन मेरे माँ पापा ने मुझे और मेरे छोटे भाई को उठाया और हम सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात के आसमान में सितारे बिना बादलों के चमक रहे थे और हम अपने कमरे की छत से उन्हें देख सकते थे। यह सुनहरा मौसम और प्यारे मंजार वाकई खूबसूरत थे, लेकिन हम उनके चमकने वाले रोशनी के साथ ही वहां कुछ अजीब चीजों का सामना कर रहे थे। दोपहर के बाद के समय में जब सभी अपनी अपनी कमरों में सो गए थे, मैं और मेरे छोटे भाई अपने कमरे से बाहर निकलकर बड़े गजब के आवाज सुने। हमने अपनी छत से देखा और वहां कुछ अद्वितीय घटनाएं घट रही थीं। हाड़ी पीढ़ी पेड्डा के चारों ओर एक अजीब चमकदार आवाज सुनाई दी और हमने देखा कि पेड्डाच की छाया में एक अजीब आदमी खड़ा है। वह आदमी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और वह मंत्र उसके मुंह से निकलकर पेड्डाच के दरबार की ओर जा रहे थे। मेरे छोटे भाई और मैं बहुत ही हैरान हो गए और हमने अपने माता पिता को यह देखने के लिए बुलाया। वे भी हैरान हो गए और हम सभी ने मिलकर वह आदमी देखने के लिए कोशिश की, लेकिन वह अद्वितीय आवाज के साथ अचानक गायब हो गए। हम सभी काफी चौंके हुए थे और हमने यह सोचा कि यह एक अजीब और विचित्र घटना हो सकती है, लेकिन हमने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। हम अपने बिस्तर पर वापस चले गए और यह समय था कि सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यह अजीब घटना कुछ ही दिनों तक हमारे जीवन में घटी थी, लेकिन फिर से हम उसे अनदेखा कर दिया। हम सभी आनंदपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे थे और हमने यह सोचा कि वह अजीब आदमी और उसकी आवाज केवल हमारी भूल चुकी कल्पना हो सकती है। लेकिन एक रात हमारी जिंदगी में अचानक से हीरे की तरह चमकने वाली घटना घटी। हम सभी अपने बिस्तर पर सो रहे थे जब हमने अपने कमरे की छत से एक डरावनी आवाज सुनी। कौन है? मेरे पिता ने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। हम सभी अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और छत की ओर देखने लगे। वही अद्वितीय आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वह बहुत ही तेजी से आ रही थी, जैसे कि कुछ बड़ा हो रहा हो। हमने फिर से देखा कि वह आदमी हाड़ी पीढ़ी पेड के साथ है और वह पेड के नीचे कुछ गड़बड़ कर रहा है। हम सभी बहुत ही डरे हुए थे और हमने तय किया कि हमें घर की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। मेरे पिता ने वीरगति द्वारा पुलिस को बुलाया और हमने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद किया। पुलिस आने तक हम सभी अपने कमरों में बंद रहे, लेकिन हमने यह देखा कि वह अद्वितीय आदमी अब भी हाड़ी पीढ़ी पेड के पास खड़ा है। वह अब तेजी से मंत्र पढ़ रहा था और हमने देखा कि पेड की छाया में एक विचित्र प्रकार की दीप्ति हो रही थी। पुलिस आई और हमने उन्हें इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। वे हमें एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर रखने के लिए कहे और उन्होंने अद्वितीय आदमी के खिलाफ कई प्रयास किए, लेकिन वह अद्वितीय रूप से गायब हो गए। इसके बाद हमने गांव के लोगों से इस घटना के बारे में बात की और हमने जिन्न के संबंध में कुछ खबरें सुनी। हम जान गए कि जिन्न गांव में पुराने पेड़ों और जगहों में बसे रहते हैं और वे इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
लेकिन वे कभी कभी आम लोगों के साथ आ जाते हैं और वहां की जानवरों और पेड़ों के साथ मिलकर जीने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम अपने नाना नानी के घर से जिन्न के डर के बावजूद वहां रहने नहीं आए, लेकिन हम अब भी डर और खौफ के साथ अपने दिन गुजारते थे। हम अब भी सोने से पहले अपने खिड़कियों और दरवाजों को बंद करते थे और हमें अपने घर के आसपास कभी कभी अद्वितीय आवाज सुनाई देती थी। एक दिन मेरे छोटे भाई ने एक अद्वितीय चीज को घर के पास एक बेड के नीचे देखा और वह इसे लेने के लिए बाहर गया। जब वह वापस आया तो उसके होंठों पर भयंकर चोट थी और उसने बताया कि उसको किसी अद्वितीय ताकत ने मारा था। इसके बाद हम अपने घर को छोड़कर गांव से दूर रहने का फैसला किया और हम नाना नानी के घर से वहां बाहर निकल गए। हमने वहां से नई जगह जाने का फैसला किया, लेकिन जिन्न की यह यादें हमारे दिलों में सदैव के लिए बसी रहेंगी। ये कहानी 1995 में आगरा की एक गर्ल्स कॉलेज में घटी दिल दहलाने वाली बेहतरीन प्रेम कहानी जिन्न और एक गर्ल्स कॉलेज की लड़की सफीना की है। सफीना उत्तर प्रदेश की एक जिले सुल्तानपुर की एक छोटी सी गांव से है। सफीना पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। सुल्तानपुर में ज्यादा सुविधा ना होने की वजह से 12th पास करने के बाद वह आगरा की एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था। सफीना 1995 की मार्च में पहली बार गर्ल्स कॉलेज की अपने नए हॉस्टल में रह के लिए आया था। सफीना उस हॉस्टल में नए थे, इसलिए अभी तक उससे ठीक से किसी का दोस्ती नहीं हुआ था, सिर्फ सफीना का रूम पार्टनर रेशमा की सिवा। रेशमा भी बहुत ही अच्छी लड़की थी। कुछ दिनों के बाद रेशमा और सफीना बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। सफीना और रेशमा दोनों ही बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन सफीना ज्यादा खूबसूरत थी। सफीना की और रेशमा की कमरा 2 माले पर बगीचे के पास थी। कॉलेज की कुछ दिन बीत गए और सफीना से और भी बहुत लड़कियों से दोस्ती हो गई। एक दिन कॉलेज खत्म होने की बाद रात को कुछ लड़की सफीना की घर में गप्पे सैप्पे करने आए। उन्हीं में से एक लड़की ने कहा कि अरे सफीना, तुम्हें पता है, यहाँ की लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे भूत प्रेत और आत्मा भटकती रहती है, और ये कॉलेज बहुत सालों पहले अंग्रेजों ने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया था। सुनने को आता है कि अंग्रेजों ने कॉलेज बनवाने के लिए बहुत सारे जगह की तलाश की थी, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ पे कोई भी अच्छा जगह नहीं मिलने के कारण वह लोग इसी कब्रिस्तान को चुना और यहाँ पे कॉलेज बना दी। ये कॉलेज और हॉस्टल अंग्रेजों ने सिर्फ लड़की के लिए ही बनवाया था, क्योंकि उस समय लड़कियों को अच्छा शिक्षा के लिए कोई अच्छा सुविधाएं नहीं थी। और वह लड़की ने यह भी कहा कि इस हॉस्टल में कोई सारे लड़कियों की अचानक रहस्यमय से मौत भी हो गया है, इसलिए हॉस्टल की बहुत से कमरे में ताला लगा हुआ है और ये कमरे बहुत सालों से बंद पड़ा है। कोई भी इस कमरे को खोलने की दुस्साहस नहीं करता और हम में से कोई भी लड़की आज तक उस कमरे की नहीं गया। ये बात तो रेशमा को भी पता है। रेशमा, तुमने सफीना को ये बात नहीं बताई? रेशमा ने कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर सफीना को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वह नए नए आई है और वह डर ना जाए, इसीलिए ये बात मैंने सफीना से छुपाई है। लेकिन ये बात को सफीना ने नजरअंदाज कर दिया और कहा, मैंने इस सभी बातों पर और भूत प्रेत और आत्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। आज के जमानों में अभी भी ये सब बातों पे कोई विश्वास करते हैं, हमें तो नहीं लगता। और आप लोगों भी ये सभी बातों पे विश्वास मत करो, ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। फिर भी बाकी लड़कियों ने सफीना को कहा, जो भी है तुम थोड़ा सतर्क रहना और रात को अकेला कमरे की बाहर मत निकलना। ये कहते हुए सभी लड़कियों ने आपने अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रेशमा ने सफीना को कहा, बातें करते करते आज बहुत रात हो गया है, अभी पढ़ाई करने की कोई जरूरत है, सो जाओ। भी रेशमा ने कमरे की लाइट ऑफ की और दोनों सो गए। नगदीश की बेड खिड़की के पास था और सफीना ने अपने बालों को नहीं बांधकर खुला छोड़कर सो गया। लोग कहते हैं कि लड़कियों की बाल रात को सोते वक्त खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की खुला बालों पे जिन्नात बहुत ही आकर्षित होता है। हमने पहले ही बताया कि नेगीश देखने में बहुत ही खूबसूरत था और उसके बाल भी बहुत लंबे लंबे और काले थे। सफीना सो ही रहा था और खिड़की से आए ठंडी ठंडी हवा से उसकी आंखें बुझ रहा था और वह नींद की नशा में थी। तभी उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसका बालों पर हाथ बुला रहा है। सफीना ने नींद की नशा में सोचने लगी कि सईद उसकी माँ ने, और नींद में कहने लगा, मम्मी मुझे थोड़ा सोने दो ना, बहुत नींद आ रहा है। इतना ही कहते हुए अचानक उसे याद आया कि मैं तो हॉस्टल में हूं और यहां मम्मी कहां से आएगी, तो कौन है जो मेरा बालों पे आपने हाथ बुला रहा है। ये देखने के लिए सफीना ने जैसे ही आंखें खोली, तभी वह जिसको देखा उसको देखते ही बहुत जोरों से चिल्लाने वाली ही थी कि तभी सफीना की मुंह पे वह हाथ रख दिया। जिसने सफीना की मुंह पे हाथ रखा था उसने कहा,
डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम सिर्फ चुप रहो और मैं जो कह रहा हूं वह सुनो। अब मैं तुम्हारे मुंह से अपने हाथ हटा रहा हूं और तुम बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना। सफीना ने आपने गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा किया और उसने उसका हाथ सफीना की मुंह से हटा लिया। सफीना ने उसको देखकर बहुत ही डर सा गया था, क्योंकि वह और कोई नहीं एक जिन्नात था। जिन्नात दिखने में काफी बड़ा था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावनी था। पर सफीना ने बहुत ही हिम्मत करके उसे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं एक जिन्न हूं और मैं अपने साथियों से मिलने इसी कब्रिस्तान में आ रहा था। मैं यहां से गुजरते वक्त तुमको और तुम्हारे सुंदर लंबे लंबे काली बालों को देखा और ये देखते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं क्यों सफीना ने जिन्न की बात सुनकर और जिन्न की आंखों में देखकर उसका डर खत्म हो गया और दोनों बातें करते करते एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो गई। लेकिन जिन्नात ने सफीना की खूबसूरती और लंबी लंबी घने काली बालों के देखकर पसंद करने लगी। उस दिन के बाद जिन्नात ने रोज रात की 12 बजे के बाद सफीना के पास आता था और सफीना की खूबसूरत बालों के साथ खेलने लगता और सफीना भी उसके आने के इंतजार में अपने बालों को खोलकर सोया रहता था। जैसे ही जिन्नात आता था, सफीना भी उठकर दोनों मिलकर सारी रात बातें करता था। लेकिन जिन्नात को सफीना के अलावा और किसी को नहीं दिखाई देता था। सफीना की धीमी धीमी बातें रेशमा को भी सुनाई देता था और रेशमा जब सफीना पूछता था तो सफीना ने कहता था, ऐसी कोई बात नहीं है। रेशमा ने उसे पागल समझने लगा था, क्योंकि रेशमा ने सोचता था कि सफीना ने रात को नींद में आपने से बातें कर दी हैं। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। अब सफीना भी जिन्नात को पसंद करने लगा था, इसलिए हर रोज 12 बजे जिन्नात का इंतजार में बैठी रहती थी और जिन्नात आने की बाद दोनों मिलकर ढेर सारे बातें करने लगते। रोज रात को जागने की वजह से सफीना सुबह बहुत ही देर से उठती और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाती थी। एक रात को नरगिस ने सो रहा था और जिन्नात आकर सफीना की बालों के साथ खेलने लगा। तभी रेशमा ने देखा कि सफीना की बाल अचानक हवा में उड़ने लगी। ये देखकर रेशमा ने बहुत ही डर गया और सुबह होते ही रेशमा ने अपने रूम बदल लिया। कोई भी सफीना के साथ रहने को राजी नहीं थे। सभी ने सफीना से डरने लगी। कुछ दिनों की बाद सफीना की माता पिता सफीना से मिलने उसका हॉस्टल में आया। तभी रेशमा और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर सफीना की माता पिता को सारी बात बता दिया। पता नहीं किससे सफीना ने सारी रात बात करते थे और किस तरह सफीना की बाल हवा में उड़ने लगते थे। सफीना की माता पिता सारी बात समझ चुके थे, इसलिए सफीना की माता पिता ने सफीना का बाल काटकर छोटे छोटे कर देता है। सफीना ने अपने बालों को नहीं कटवाने चाहते थे, क्योंकि सफीना को पता था कि जिन्नात को उसकी बाल सबसे ज्यादा पसंद थे, इसलिए वह बाल कटवाने के लिए माना करे जा रही थी। लेकिन सफीना की माता पिता ने जबरदस्ती उसके बाल काट दिया और जब रात हुई तब रोज की तरह वह जिन्नात सफीना के पास आया। जिन्नात ने देखा कि सफीना ने अपने बालों को काट दी है। ये देखकर जिन्नात को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में आकर सफीना को पूरी रात मारता रहा और सफीना की चीखने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, लेकिन किसो अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब सुबह हुआ तो हॉस्टल की सभी लड़की ने आकर देखा कि सफीना पूरी तरह गईल थी और उसके शरीर में काटे हुए का निशान थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सफीना की शरीर को ब्लेड से काटा है। इस घटना के बाद सफीना की माता पिता ने अपने घर सुल्तानपुर लेकर चला गया और वहां एक मौलाना को दिखाकर फिर से सब कुछ ठीक कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।